नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर जनरल स्टडी के वे सारे क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपके सामने एमसीक्यू नेचर के क्वेश्चन होंगे जो आपको अटेम्प्ट करना है और चेक करना है कि आपके प्रिपरेशन का क्या लेवल चल रहा है। अगर आप क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए, उसके बाद जो टॉपिक आपको लगता है जहां आप लैग कर रहे हैं उस टॉपिक को आप रिवाइज करिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट स्नो लेपर्ड? स्नो लेपर्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपके पास स्टेटमेंट 1 है और इसके नीचे ये स्टेटमेंट 2 है। इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है, वो आपको चूज करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, इन इंडिया द स्नो लेपर्ड इनहेबिटेट द हायर हिमालय एंड ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप। यानी कि हमारी कंट्री में जो हिमालयन रीजन है, यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड वाला जो एरिया है, उस एरिया में ये स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है। ये इनका एक तरह से हैबिटेंट है, यानी कि इनके रहने की जगह है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द स्नो लेपर्ड इज लिस्टेड एज क्रिटिकल इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर स्नो लेपर्ड को क्रिटिकल डेंजर कैटेगरी का स्पीसीज कैटेगराइज किया गया है, ये आप बोल सकते हो। ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट है आपके सामने, आपने चूज करना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, इसमें आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की करेक्ट आंसर की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि हमारी कंट्री में जो हिमालयन रीजन है, यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड वाले जो एरिया है, जो माउंटेन में ऊपर वाला एरिया है, सिर्फ उस एरिया में ही ये स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, ये स्पीसीज मिलता है। यानी कि ये एरिया आप बोल सकते हो हमारी कंट्री में जो ट्रांस हिमालय या फिर हायर हिमालय, यानी कि JNK और मेनली जो यूनियन टेरिटरी बना हुआ है लद्दाख वाला जो हायर एरिया है, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी कंट्री में इस स्नो लेपर्ड देखने को आपको मिल सकता है। ये उनका हैबिटेंट एरिया है। इस स्पीसीज को यानी इस जानवर को एक और नाम से पुकारा जाता है, इसे बोला जाता है घोस्ट ऑफ माउंटेन, यानी कि माउंटेन का घोस्ट के नाम से भी इसे पुकारा जाता है। अच्छा, बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला गया कि IUCN की रेड लिस्ट के अंदर इसे इंडेंजर कैटेगरी के अंदर नहीं बल्कि इसे वनरेबल कैटेगरी में इसे इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन हो गया। अच्छा, बाकी इसके बारे में आपको एक बात और फैक्ट पता होना चाहिए कि स्नेल लेपर्ड को ध्यान में रखते हुए हमारी कंट्री में हेमिस नेशनल पार्क भी है जहां पर ये आपको देखने को मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। With reference to Sir Syed Ahmad Khan, consider following statement। सर सैयद अहमद खान के बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इन दोनों स्टेटमेंट से चूज करना है। He established the Scientific Society in 1864 to translate Western work इनटू इंडियन लैंग्वेज, यानी कि यूरोपियन कंट्री में या फिर अमेरिकन कंट्री में जो भी चीज़ रिसर्च वर्क होती थी, कुछ भी काम होता था, उसे इंडियन लैंग्वेज में, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का श्रेय जो जाता है, यानी कि उनके लिए एक साइंटिफिक सोसाइटी जो स्टैब्लिश की थी सर सैयद अहमद खान जी ने की थी। सेकेंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दारुल उलूम देवबंद, यानी कि ये उनमें से एक फाउंडर में से हैं जो दारुल उलूम देवबंद के फाउंडर में से एक है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं सर सैयद अहमद खान के बारे में। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है ये बताना है। तो सर सैयद अहमद खां की बात करें, ये एक बहुत बड़े स्कॉलर थे हमारी कंट्री में और सर सैयद अहमद खां जी थे, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में जो भी काम होता था उसे इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किया करते थे। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी
1864 में अलीगढ़ में इन्होंने स्टैब्लिश की थी। और ये मेनली जो काम करते थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उसे इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते थे, ये इनका मेन काम था। और इन्होंने 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी स्टैब्लिश किया था सर सैयद अहमद खां जी ने। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला गया कि दारुल उलूम देवबंद की स्थापना में से संस्थापक में से एक यानी उसके फाउंडर में से एक ही है, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए FATF के बारे में। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। FATF के बारे में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी कि 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इट इज इंटर गवर्नमेंटल बॉडी स्टैब्लिश अंडर द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि UNO के अंदर एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हो आप, जिसे एक बॉडी को स्टैब्लिश किया गया जो कि FATF है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट्स सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में OECD बोलते हैं। OECD का जो हेडक्वार्टर है वहीं पर इसका सेक्रेटरीट है, ऐसा स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है एट प्रेजेंट नो कंट्री इज अंडर द FATF ब्लैक लिस्ट। FATF का जो ब्लैक लिस्ट होता है उसके अंदर किसी कंट्री को अगर डाल दिया जाता है तो उस कंट्री के साथ इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी कंट्री ट्रेड नहीं करती है। तो ये बोला जा रहा है अभी करंट में FATF की ब्लैक लिस्ट में किसी भी कंट्री को नहीं डाला गया थर्ड स्टेटमेंट में। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही स्टेटमेंट ऑल 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें FATF, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी मतलब जो लीगल चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करती है और साथ के साथ ये भी चेक करती है कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जो कि टेररिज्म को फंडेड या टेररिज्म को फाइनेंस करने से रिलेटेड हो। यानी कि ये लीगल चीज़ों को प्रमोट करती है और जो टेररिज्म से रिलेटेड इलीगल एक्टिविटी होती है, ठीक है, या फिर कोई मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इश्यू है तो उसको टैकल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। इसे जो स्टैब्लिश किया गया था ये UNO के स्टैब्लिश करने से भी पहले इसे स्टैब्लिश कर दिया गया था, यानी कि UN तो बाद में एग्जिस्टेंस में आया था, ये पहले आ गया था। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी जैसे आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि भी 3 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए थे, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम UNO की बात करें तो UNO जो एग्जिस्टेंस में आया था 1945-46 के अराउंड UNO एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन अगर हम FATF की बात करें तो इसे 1989 में से स्टैब्लिश किया गया था। और इसे जो स्टैब्लिश किया गया था G7 समिट जो कि पेरिस में हुई थी उसके बाद इसे स्टैब्लिश किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि UNO के साथ इसका एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है, तो इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया कि इसका जो सेक्रेटरीट है जहाँ पर OECD का जो हेडक्वार्टर है वहीं इसका सेक्रेटरीट है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है उसका हेडक्वार्टर जहाँ पे यानी पेरिस में ही इसका भी सेक्रेटरीट है। तो इसका मतलब ये कह सकते हो आप सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया कि एट प्रेजेंट कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसे ब्लैक लिस्ट में डाला गया, नहीं, ये बात गलत है। आज के टाइम पे नॉर्थ कोरिया और ईरान को इस कैटेगरी के अंदर डाला गया है। तो इट मीन्स ये हुआ कि थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ILO के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसे ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, सेकंड स्टेटमेंट ये है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज टेरिपेट्रिक यूनाइटेड नेशन एजेंसी, यानी कि आप ये बोल सकते हो ILO जो है ये टेरिपेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है UN की। UN का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है इट रिलीज एनुअल वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड रिपोर्ट, यानी कि ये जो ILO है ये इंटरनेशनल लेवल पर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलेट
ट्रेंड रिपोर्ट, ठीक है, इसे पब्लिश करने का काम ILO करती है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ये UN की ट्रेपेटरी एजेंसी है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मींस ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो ILO के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर यानी कि तीन चीजों को ये एक साथ अपने साथ लेके आती है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर। इन तीनों के लिए, ये इनके वेलफेयर के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, और ये इंटरनेशनल लेवल पर लेबर के लिए क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए उसके लिए रिकमेंडेशन देने का भी काम करती है। इसे UN के साथ 1946 में इसके साथ क्लब कर दिया गया था, लेकिन अगर एस्टेब्लिश्ड की बात करें तो इसे 1919 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जब ये एग्जिस्टेंस में तो बहुत पहले आई थी, ठीक है, लेकिन बाद में UNA के साथ ये काम करने लग गई थी, और ये UN की ओनली ट्रेपेटरी एजेंसी है ILO। अच्छा, एक फैक्ट और आपको पता होना चाहिए कि 1969 में इसे नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। और बाकी अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जिसमें ये बोला जा रहा है कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम भी ILO करती है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे CBI के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विद रेफरेंस टू सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी CBI को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है, और इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है CBI कैन suo टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ओनली इन द यूनियन टेरिटरी। यानी कि जितनी भी यूटी है हमारी कंट्री में, यूटी के अंदर जितने भी क्राइम्स वगैरह या कोई इन्वेस्टिगेशन उसे करना है क्राइम से रिलेटेड, तो उसमें वो suo एक्शन ले सकती है, यानी वो अपनी मर्जी से इसमें एक्शन ले सकती है। इसमें किसी कंप्लेन आने यानी कि किसी की डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ये इसके पास एक पावर है। सेकेंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ऑर्डर CBI टू इन्वेस्टिगेट क्राइम ओनली विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। यानी किसी स्टेट में अगर CBI से इन्वेस्टिगेशन कराना है, एक बात समझना है आपने कि भी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कराना है तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। उसकी परमिशन के बाद ही वो ऐसा ऑर्डर दे सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो ये 2 स्टेटमेंट है CBI के रिगार्डिंग में, आपको बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, तो इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इसका मतलब ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम डिटेल में बात करें CBI की और इसके द्वारा जो भी केस हैंडल किए जाते हैं उसके रिगार्डिंग बात करें, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब करेक्ट क्यों है वो जान लेते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, यानी कि जिसमें आप बोल सकते हो JNK रिसेंटली बनी है, JNK और लेह लद्दाख, उससे पहले दिल्ली है, चंडीगढ़, ये तो पहले से ही है। तो जितने भी यूनियन टेरिटरी है उसमें कोई भी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन इसे करना होता है तो ये suo एक्शन ले सकती है, जिसमें से किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास एक पावर होती है कि भी वो CBI को किसी भी केस में इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑर्डर जारी कर सकती है। यानी कि CBI को ऑर्डर दे सकती है कि किसी पर्टिकुलर केस में वो इन्वेस्टिगेट करें, इसमें उसे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपको गलत दे रखा था कि भी कंसेंट की जरूरत होती, कोई कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। बाकी डिटेल में हमें पता होना चाहिए कि CBI का काम क्या क्या है। तो CBI हमारी कंट्री में एंटी करप्शन क्राइम जितने भी होते हैं, यानी करप्शन से रिलेटेड जो भी क्राइम है उसको डील करने का काम CBI करती है। कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस क्राइम है या इकोनॉमिक क्राइसिस आता है और उसके पीछे अगर किसी का फॉल्ट होता है तो उस केस को भी इन्वेस्टिगेट करने का काम भी CBI करती है। इसके अलावा कोई स्पेशल केस है
ठीक है, यानी कि कोई मर्डर हो गया किसी का, या कोई और रॉबरी हो गई, कोई चीटिंग का केस है, या कोई ऐसी केस जो हाई लेवल पे पहुंच जाता है, तो उस केस को भी टैकल करने का, यानी उसको भी डील करने का, उसके रिगार्डिंग में इन्वेस्टिगेशन करने का सीबीआई को पास पावर होती है। तो आप ये बोल सकते हैं ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। आज आपके लिए क्वेश्चन ये होगा, आपको ये बताना है कि जो सीबीआई है, सीबीआई का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सीबीआई से रिलेटेड क्या प्रोविजन है, या फिर यूं कहूं कि सीबीआई का एस्टेब्लिश्ड कैसे हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, और करंट में इसके जो हेड है वो कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर पहली बार इस फ्रेंड साइड प्रिपरेशन पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।